प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी एंड पावर। ओके, तो एनर्जी एंड पावर को शुरू करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो कौन सा है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो मेनली है या तो डीसी सोर्सेस या तो एसी सोर्सेस। अब डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ओके, और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अब डीसी को मतलब डायरेक्ट करंट जो भी है या फिर जो डीसी सोर्सेस है उनको मतलब डीसी क्यों कहा जाता है, ऑलराइट। और जो अल्टरनेटिंग करंट है मतलब ये किस तरह का करंट है या फिर उसे क्यों अल्टरनेटिंग कहा जाता है। ओके, तो हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले ये मतलब ये पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ डीसी सोर्स एंड व्हाट इज अ एसी सोर्स, ऑलराइट। और हाँ, इसको समझने के लिए बस कुछ नहीं, हम एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ वायर लेंगे और उस पर से हम ये समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वायर है। क्या है हमारे पास? एक वायर है। ये रहा वायर AB। ओके, ये रहा वायर AB। और अब देखो, चलो, और ये वायर मतलब ये जो वायर है या फिर ये जो कंडक्टर है ये किसी बड़े सर्किट का एक छोटा सा सेगमेंट हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अगर यहां से फ्लो होने वाला करंट, अगर वायर AB से फ्लो होने वाला करंट किसी भी वक्त या फिर एट एनी गिवन टाइम t अगर हमेशा A से B ही फ्लो हो, हमेशा कहां से कहां? A से B। ओके, तो इस तरह के करंट को हम कह सकते हैं डायरेक्ट करंट। क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट करंट। मतलब कभी भी, ठीक है, कभी भी इस केस में करंट B से A नहीं फ्लो हुआ। जब भी करंट फ्लो हुआ वो हमेशा कहां से कहां फ्लो हुआ? A से B ही फ्लो हुआ। मतलब देयर इज नो डायरेक्शन चेंज। ओके, और जब करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट या फिर डीसी, ऑलराइट। अब देखिए क्या क्या हो सकता है इस केस में। ओके, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं क्या है? ये डीसी है। क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है आई, हो सकता है कि वो कांस्टेंट हो। क्या हो सकता है? कांस्टेंट। मतलब मान लीजिए कुछ 5 एंपियर है ना, और किसी भी गिवन टाइम टी पे हमेशा इस वायर एबी में कितना करंट है? 5 एंपियर ही करंट है। मतलब ये हो जाएगा कांस्टेंट डीसी। ओके, तो ये डीसी जिस तरह का है उसे क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट डीसी। अब देखिए, हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये जो आई करंट फ्लो हो रहा है ये कांस्टेंट ना हो। मतलब किसी एक वक्त ये 3 एंपियर हो, किसी वक्त ये 4 एंपियर हो, या फिर किसी एक वक्त 5 एंपियर हो, और हो सकता है किसी वक्त ये 0 एंपियर भी हो सकता है। मतलब ये जो करंट आई फ्लो हो रहा है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी हो रहा है, या फिर ये फ्लक्चुएटिंग है, या फिर ये पल्सेटिंग है। ओके, तो इस तरह के डीसी को कहा जाएगा पल्सेटिंग डीसी। मैं क्या बोल रहा हूं? डीसी के दो केस हो सकते हैं। एक कांस्टेंट डीसी मतलब करंट तो ए से बी ही फ्लो होगा बट कांस्टेंट फ्लो होगा 5 एंपियर का, या फिर मान लो किसी भी वैल्यू का। ओके, फिर दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग डीसी या फिर पल्सेटिंग डीसी। यहां क्या होगा? यहां भी करंट ए से बी ही फ्लो होगा बट कांस्टेंट नहीं होगा करंट। हो सकता है 3 4 5 एंपियर या फिर 0 एंपियर, ऐसे वो वेरी करे। ओके, तो अगर मैं आपको ग्राफ के फॉर्म में ये बताना चाहूं कि कैसे हम इन दोनों के ग्राफ बना सकते हैं, देखिए ये है टाइम एक्सिस और ये है करंट का एक्सिस। अगर किसी भी टाइम t पे अगर करंट कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा, कैसे आएगा? ऐसे। और इसे कहा जाएगा कांस्टेंट डीसी। क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट डीसी, कांस्टेंट डीसी, समझ गया? ऑलराइट। और दूसरा ग्राफ बना सकता हूं मैं फ्लक्चुएटिंग डीसी या फिर पल्सेटिंग डीसी का। ये देखिए, ये है टाइम एक्सिस और ये है तुम्हारा करंट। ओके, तो पल्सेटिंग डीसी या फिर फ्लक्चुएटिंग डीसी कैसे होता है कि देखिए, करंट तो ए से बी ही फ्लो होगा बट वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। तो देखिए, स्टैंडर्ड अगर फ्लक्चुएटिंग डीसी की बात करूं मैं तो ये ऐसे होता है। देखिए, ये ऐसे मतलब ये करंट जो है ना ये मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में ऐसे वेरी होता रहता है बट करंट हमेशा ए से बी ही फ्लो होगा। ये है पल्सेटिंग डीसी। क्या है ये? पल्सेटिंग डीसी या फिर फ्लक्चुएटिंग डीसी। ऑलराइट, तो हमने डीसी के दो टाइप्स देख लिए। अब दूसरा जो वे है या फिर दूसरा जो सोर्स है हमारे पास एनर्जी का वो है एसी सोर्स। कौन सा है? एसी सोर्स। फिर से एक बार देखते हैं, चलो चलो देखो। हाँ, और हाँ, ये जो डीसी सोर्स है ना, ये जो डीसी सोर्स है इसको दिखाने का तरीका ऐसे है। मतलब क्या करते हैं हम इस सेगमेंट AB को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इससे एक बैटरी से ऐसे जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये B और यहां जोड़ दी हमने V वोल्ट की बैटरी। ओके, और ये बैटरी का पॉजिटिव या बैटरी का नेगेटिव। और हमें पता है कि करंट हमेशा बैटरी से जब फ्लो होता है या फिर करंट ऐसे सर्किट में जब भी फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो होता है। मतलब इस सर्किट में कभी भी करंट मतलब जब भी करंट फ्लो होगा तो वो A से B ही होगा, कभी भी B से A फ्लो नहीं हो सकता तब तक जब तक हम इस बैटरी कनेक्शन चेंज नहीं करते। ऑलराइट, हां, तो ये है तुम्हारा डीसी। अब देखिए एसी सोर्स, चलो मान लेते हैं मैं फिर से एक वायर लेता हूं, ले लेता हूं। मान लीजिए ये भी वायर क्या है? AB ही है। अब देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी वायर में कभी करंट A से B बहे और कभी करंट B से A बहे बिना सर्किट में कोई चेंज किए? हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है,
क्या मैं बोल रहा था कि कभी करंट ए से बी फ्लो हो रहा है और कभी करंट बी से ए फ्लो हो रहा है। पहली बात तो ये समझो कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो सेम नहीं है, वो चेंज हो रही है या फिर वो ऑल्टरनेटिंग है या वो बदल रही है, ठीक है, हमेशा बदल रही है। ओके, तो पहली बात तो ये और इसलिए इसे कहा जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट तो फ्लो हो रहा है बट उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, कभी ए से बी है तो कभी बी से ए है और ये ऐसे फ्लक्चुएट होती है। दूसरी बात, हो सकता है कि कभी करंट ए से बी बहे बट उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ना हो, या फिर जब करंट बी से ए फ्लो हो रहा है तब भी उसकी वैल्यू कांस्टेंट ना हो, बराबर है। मतलब यहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, और ऐसे सोर्सेस को कहा जाता है एसी सोर्सेस। क्या कहा जाता है, एसी सोर्सेस, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सोर्सेस। ठीक है, तो देखिए और हम कैसे दिखाते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को, तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को हम सिंपली ऐसे दिखाते हैं। देखिए यहां ऐसे हम एक इलिप्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऐसा इलिप्स या फिर सर्कल भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हां, और यहां पे ये ऐसे सिंबल निकाल देंगे। तो ये क्या है, ये है एसी सोर्स। क्या है ये, एसी सोर्स। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि करंट जो है वो अल्टरनेटिंग है। क्या है, अल्टरनेटिंग, कभी ए से बी बहेगा कभी बी से ए बहेगा या फिर फ्लो होगा, और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। और दैट ये सिंबल है तुम्हारा एसी सोर्स का। अब देखिए अगर आपको ग्राफ के फॉर्म में ये समझाना चाहूं, ग्राफ के फॉर्म में अगर समझाना चाहूं तो इसका ग्राफ हम बना सकते हैं। देखिए ये टाइम एक्सिस है और ये करंट है। ओके, अब देखिए कभी करंट ए से बी फ्लो होता है, और अगर ए से बी फ्लो होता है तो उसे मानेंगे हम पॉजिटिव। क्या मानेंगे, पॉजिटिव करंट। और जब करंट बी से ए फ्लो होता है तो उसे मानेंगे नेगेटिव करंट। ओके, हाँ, तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि करंट जो है ना ये ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा ए से बी। ओके, अब देखिए ये वाला जो ग्राफ है, कौन सा, ये वाला सेक्शन, ये क्या है, ये क्या दर्शाता है, मतलब करंट ए से बी बह रहा है इसलिए कैसा है, पॉजिटिव है। वैसे तो करंट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, बट ये मानने के लिए, मतलब ये समझने के लिए कहां से कहां बह रहा है। ओके, हाँ, तो जब करंट ए से बी फ्लो हो रहा है ना तो ऐसे बढ़ता बढ़ता गया, एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच किया और फिर जीरो हो गया। ओके, जब जीरो हुआ तब वो फिर बी से ए फ्लो होना चालू होगा, बी से ए फ्लो होना चालू होगा। और देखिए जब बी से ए फ्लो होगा तब फिर से वो क्या करेगा, जीरो से आगे आगे बढ़ते जाएगा और ये ऐसे उसका वेव ऐसे थोड़ा नीचे जाएगा। ओके, मतलब ये क्या है, ये ए से बी वाला ग्राफ, ये बी से ए वाला ग्राफ, और ऐसे मैक्सिमम टू मिनिमम फिर से ऐसे वैरी होता है। तो ये रहा ग्राफ तुम्हारा एसी का। ओके, तो ये है एसी, ये क्या है, एसी। और एसी के ग्राफ्स मतलब बहुत तरह के हो सकते हैं। ये साइन वेव वाला एसी है या फिर ट्रायंगुलर वेव वाला भी एसी हो सकता है। मतलब किस तरह से, देखिए ये वाला ट्रायंगुलर वेव वाला भी एसी हो सकता है, ये टाइम और ये है करंट, तो ऐसे ट्रायंगुलर वेव वाला भी एसी हो सकता है। ऑलराइट, जैसे एसी मतलब जैसे डीसी बहुत तरीके का हो सकता है, वैसे एसी भी बहुत तरीके का हो सकता है। अब थोड़ा सा फर्क को समझिए। डीसी में, ठीक है, डीसी में भले जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो वेरी हो सकता है, कम या ज्यादा या जीरो, बट जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये हो गया डीसी सोर्स। ऑलराइट, और डीसी सोर्स को हम कैसे दिखाते हैं, हम सिंपली एक बैटरी से दिखा सकते हैं डीसी सोर्स को। ओके, डीसी सोर्स। और एसी सोर्स को अगर हम जब पढ़े तो हमें पता है कि यहाँ करंट के जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है या फिर हो सकती है। और ऐसे केसेस में हम जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो नहीं दिखाते क्योंकि वो वेरी हो रही है। उसका सिंबल ये है एसी सोर्स का। और अगर ग्राफ की बात करूं तो देखिए ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये है करंट ए से बी वाला ग्राफ, फिर ये करंट और ये क्या है, ये बी से ए, फिर ये ए से बी, फिर बी से ए एंड सो ऑन, ऐसा ग्राफ बन सकता है। समझ में है? ओके, तो कभी भी अपने दिमाग में ये मत रखिए कि डीसी का मतलब है कांस्टेंट करंट, ठीक है, नहीं, डीसी का मतलब है यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक है, ऑलराइट। अब थोड़ी बात करते हैं कि हमारे घर में, ठीक है, हमारे घर में जो एनर्जी आती है या फिर जो सप्लाई ऑफ एनर्जी है वो किस तरह का है, हमारे घरों में जो एनर्जी आती है वो किस तरह की एनर्जी है। देखिए हमारे घर में जो बिजली आती है ना वो है एसी सोर्स। कैसा सोर्स है वो, एसी, वो डीसी सोर्स नहीं है, वो एसी सोर्स है। हाँ, तो पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारे घर वाला जो हमारे घर में जो एनर्जी आती है वो मेजर या फिर मतलब मुख्यतः वो कौन सी एनर्जी है, वो एसी सोर्स वाली एनर्जी है। ओके, अब देखिए तो हमारे घर में जो बिजली आती है, जो करंट आता है उसकी क्या खासियत है, तो हमें मतलब बहुत सारे डिवाइसेस पे लिखा हुआ होता है कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, यानी कि हमारे घर में जो बिजली आती है उसका जो स्टैंडर्ड वोल्टेज उन्होंने दिया हुआ रहता है वो कितना है, 220 वोल्ट, एंड उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। अब जरा इन दो चीजों को समझते हैं। देखिए हमारे घरों में जो बिजली आती है वो है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, कितनी, 50 हर्ट्ज। अब चलो ये देखिए ये क्या है, 50 हर्ट्ज क्या है।
50 हर्ट्ज ये उस एसी की फ्रीक्वेंसी है, उस एसी की फ्रीक्वेंसी है। कैसे समझो फ्रीक्वेंसी को? अब मैंने ग्राफ निकाला था एसी का, तो वहां पे मैं क्या निकाले थे? वेव्स निकाले थे। मान लीजिए 1 सेकंड में कितने, 1 सेकंड में अगर ऐसे 50 वेव बनते होंगे, कितने? 50। 1 सेकंड में ऐसे 50 वेव अगर एसी के बनते होंगे तो हम उसे कहेंगे वो 50 हर्ट्ज की एसी है। कितनी? 50 हर्ट्ज की एसी है। दैट्स मतलब इतना सिंपल है ये। ओके, हाँ, तो मुझे ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो समझ में आया कि ये एसी की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर मान लीजिए अगर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती, क्या क्या मतलब है इसका? कि ग्राफ में, तुम्हारे ग्राफ में एसी के ऐसे कितने वेव्स बनेंगे? ऐसे 60 वेव्स बनेंगे। ओके, दूसरी समझने वाली बात ये है कि चलो फ्रीक्वेंसी समझ में आई हमको कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। एक वेवफॉर्म को समझ के या फिर एक वेवफॉर्म को निकाल के हम ये समझते हैं कि एक वेव के बनने में या फिर एक वेव जब बनती है ना, जब कोई एक वेव बनती है तो करंट कितनी बार जीरो होता है और कितनी बार मैक्सिमम होता है। देखिए ये मैंने एक वेव ऐसे निकाली है। देखिए अब इसकी अगर आप इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए ये वाली मैं क्या करता हूं, मैं यहां से लेकर यहां तक की एक वेव काउंट करता हूं, यहां से लेकर यहां तक की एक वेव। देखिए इस पूरे सफर में, ठीक है, इस पूरे सफर में 2 बार करंट मैक्सिमम हुआ, यहां पे और यहां पे। बात समझ में आई? मतलब यहां पे भी करंट कितना है? I max है, और यहां भी करंट कितना है? I max है। हाँ, बट फर्क क्या है? हो सकता है ये करंट A से B फ्लो हो रहा था और ये करंट B से A फ्लो हो रहा था, बट दोनों वक्त यहां जो करंट था वो कैसा था? वो मैक्सिमम करंट था। ऑलराइट, तो मुझे ये तो समझ में आया कि किसी एक वेव फॉर्म में या फिर किसी एक वेव साइकिल में करंट 2 बार मैक्सिमम होता है। कितनी बार? 2 बार मैक्सिमम होता है। फिर दूसरी एक चीज है कि कितनी बार मिनिमम होता है, तो उसका भी आंसर 2 ही बार होना चाहिए। ओके, मतलब अगर 2 बार मैक्सिमम होता है तो 2 बार मिनिमम भी होता होगा। कैसे? देखो यहां पे मैं काम करता हूं, ये वाला सेक्शन यहां से लेकर यहां तक का वेव देखो, कहां से लेकर कहां तक का? यहां से लेकर यहां तक का। ये भी एक कंप्लीट वेव है, ये भी क्या है? एक कंप्लीट वेव। देखो यहां से लेकर कहां तक बोल रहा हूं मैं? यहां तक बोल रहा हूं। देखो तो यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट वेव बनता ही है। तो कितनी बार करंट जीरो हुआ? 2 बार, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। तो एक कंप्लीट वेव में करंट 2 बार मैक्सिमम होता है और करंट दो बार क्या होता है? मिनिमम होता है। तो अगर हम टेक्निकली सोचे थोड़ा सा गौर से, तो इसका मतलब है जो हमारे घरों में जो एसी आ रहा है उसकी वैल्यू मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, और अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इसका मतलब है 1 सेकंड में उस करंट की वैल्यू 100 बार जीरो हो रही है और 100 बार क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 100 बार जीरो हो रही है, इसका मतलब है तुम्हारे घर का पंखा, तुम्हारे घर की ट्यूबलाइट या फिर तुम्हारे घर का कोई भी डिवाइस 100 बार जल रहा है और 100 बार बुझ रहा है। यानी कि मान लो ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट की अगर बात करूं तो 100 बार ऑन भी हो रही है और 100 बार ऑफ भी हो रही है। अब तुम सोच रहे हो सर ये तो हमको कभी दिखाई दिया ही नहीं है ना? मतलब हम तो ट्यूब को देखते हैं बट हमें तो कभी दिखाई नहीं दिया कि वो ट्यूब 100 बार ऑन और ऑफ हो रही है। हाँ, बट 1 सेकंड में ये बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट ये हो रहा है। ऑलराइट, तो ये समझना हमको जरूरी है। ऑलराइट, हाँ, चलो अब देखते हैं कि हमारे घर का जो सोर्स है एसी, ओके, इसको हम प्रॉब्लम्स में किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, और मतलब बहुत सारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वहां पे हो सकता है हमको एसी सोर्स दिया गया हो। हमने कभी भी इस चैप्टर में आज तक एसी सोर्सेस के बारे में बात नहीं की थी जो हम आज कर रहे हैं। देखिए समझिए, हमारे घरों में जो सप्लाई आता है या फिर जो एनर्जी सप्लाई आता है वो मेनली एसी है, ठीक है, और उसकी वैल्यू लिखी गई होती है 220 वोल्ट। कितनी लिखी गई होती है? 220 वोल्ट। अब असलियत में हमारे घर में जो एसी आता है ना तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू वो है 311 वोल्ट। कितनी है? 311 वोल्ट। ये 311 वोल्ट। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 वोल्ट। मतलब हमारे घर में जो एसी आता है उसकी वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट से लेकर 311 वोल्ट तक क्या होती है? वेरी होती रहती है, क्योंकि वो एसी है, अल्टरनेटिंग है। उसके मतलब इसकी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हाँ, तो ये वेरी करता रहता है 0 वोल्ट से लेकर 311 वोल्ट तक। अच्छा, तो फिर 220 वोल्ट क्या है? तो 220 वोल्ट जो है ना ये उस पूरे वेव साइकिल का एवरेज निकाला गया है। क्या निकाला गया है? एवरेज। हाँ, तो जब हम 220 वोल्ट बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में एक कांस्टेंट सप्लाई आ रहा है 220 वोल्ट का। 220 तो ये एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज लिया गया है किस चीज का? जो 0 वोल्ट मिनिमम है और 311 मैक्सिमम है, ठीक है। तो एक वेव साइकिल में 0 से लेकर 311 तक ये जितनी बार भी मतलब वैरी होता है, ठीक है,
हमने उसका एवरेज निकालकर ये 220 लाया है। ऑलराइट, अब ये एवरेज कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये हम एसी चैप्टर में पढ़ पाएंगे, या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी ये जो चैप्टर है ना, हम यहाँ उसको पढ़ पाएंगे। अभी के लिए तुमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो 220 वोल्ट का एसी है। बट 220 वोल्ट का एसी बोलते समय हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 200 मतलब हमें कॉन्स्टेंटली 220 नहीं मिल रहा, ठीक है। हाँ, बट जो हम 220 लिखते हैं वो हमें मिलने वाले सोर्स की या फिर मिलने वाले सप्लाई की एवरेज वैल्यू है। ओके, ऑलराइट, ना तो ये मैक्सिमम है ना ही ये मिनिमम है, ये उसकी एवरेज वैल्यू है। समझ में आई? अच्छा, तो यहां से एक बात सामने आती है। कौन सी बात सामने आती है कि अगर आपको प्रॉब्लम्स में दिया जाए, क्या दिया जाए कि 220 वोल्ट एसी सोर्स दिया जाए, तो आप उस 220 वोल्ट, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको प्रॉब्लम्स में 220 वोल्ट एसी दिया जाए, क्या दिया जाए, एसी, तो आप सेफली बिना हिचकिचाए, ठीक है, बिना हिचकिचाए इस 220 वोल्ट एसी को, ये क्या है 220 वोल्ट का एसी, तो 220 वोल्ट के एसी को तुम सेफली बिल्कुल बिना हिचकिचाए 220 वोल्ट का डीसी सोर्स रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये जो 220 वोल्ट तुमको दिया गया था ये एक्चुअली में एवरेज लिया गया है उस एसी का, है ना। तो हम इस सोर्स को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर। ओके, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको पावर और एनर्जी के प्रॉब्लम्स में 220 वोल्ट का एसी दिया जाए तो उसको वहां से हटाओ और क्या रिप्लेस कर दो, उसको सिंपली 220 वोल्ट का डीसी रिप्लेस करो, कोई तकलीफ नहीं जाएगी और ये बिल्कुल सही लॉजिक भी है। ऑलराइट, वेरी गुड। तो आगे हम जब भी प्रॉब्लम्स करेंगे तो बहुत बार तो हमको सिंपल बैटरीज ही दी जाएंगी, बट अगर हमको एसी सोर्स भी दिया जाएगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम उसको सिंपली क्या कर देंगे, एक 220 वोल्ट वाली बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ी बात करते हैं कि एसी के जो सप्लाई है या जो इनपुट सप्लाई है वो किस तरह के हो सकते हैं। मान लो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 220 वोल्ट का एसी है और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में जो एसी सप्लाई है उसकी स्टैंडर्ड वोल्टेज है 110 वोल्ट, कितनी है, 110 वोल्ट। तो अगर हम यूएस की बात करूं, ओके, तो वहां का स्टैंडर्ड सप्लाई है 110 वोल्ट का। हाँ, फ्रीक्वेंसी मतलब कभी 60 हर्ट्ज, ठीक है, या फिर 100 हर्ट्ज हो सकती है, ये मुझे पता नहीं है। हाँ, बट जो इनपुट सप्लाई है वो कितने वोल्ट का है, वो 110 वोल्ट का है। और ऐसा तो ये यूएस वाला नॉर्म है। तो मतलब और एशिया में बहुत जगह पर, एशिया में ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में 220 वोल्ट का एसी मतलब प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, और ये अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग होता है। तो अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग स्टैंडर्ड वोल्टेज का एसी सोर्स प्रोवाइड किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी वहां पे अलग-अलग हो सकती है। ओके, अब इससे क्या करना है हमको, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड वोल्टेज या फिर स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, इससे हमको क्या करना है, क्योंकि जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाते हैं तो हम तो आपने कभी देखा होगा, मतलब जो भी अगर आप बल्ब खरीदते हैं, आप फैन खरीदते हैं या फिर ट्यूब खरीदते हैं या फिर कुछ भी खरीदते हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है कि ये कितने वोल्ट पे चलेगी या फिर ये कितने एम्पियर करंट पे चलेगी, कितना पावर देगी एंड सो ऑन, बराबर। हाँ, तो मतलब ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि किस देश में कितने वोल्टेज का सप्लाई, कितने फ्रीक्वेंसी का सप्लाई मिलता है, ताकि हम वहां पे जो डिवाइसेस है, ठीक है, वो चलेंगे या नहीं चलेंगे हम जान सकते हैं। बात समझ में आई? ऑलराइट। हाँ, अब देखिए, जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि मतलब इंडिया, ठीक है, इंडिया में जो स्टैंडर्ड एसी है वो है 220 वोल्ट का, ओके, और यूएस में है मान लीजिए 110 वोल्ट का। अगर मान लीजिए कोई आदमी, ओके, कोई आदमी जो मान लीजिए कहां से, देखिए चलो ये मान लीजिए यूएस से, ठीक है, अगर आप कोई यूएस से लैपटॉप लेके आए, अगर आप यूएस से कोई लैपटॉप लेके आए और उस पे लिखा था 110 वोल्ट, और आप उसको इंडिया में लेके आए, तो इंडिया का तो एसी जो है वो कितना है, वो 220 वोल्ट का है। ओके, हाँ, तो ये जो डिवाइस आप वहां से लेके यहाँ पे आए, हो सकता है ये यहाँ पे ना चले, है ना, मतलब ये कंपैटिबल नहीं है, या फिर चलना तो छोड़ो, या तो यहाँ पे मतलब अगर जैसे आपने जोड़ दिया वो चल जाए, हो सकता है ना। हाँ, तो हमें इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि जो एसी सप्लाईज है उनके जो वोल्टेजेस है वो कितने होते हैं और उनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो भी हमको समझनी चाहिए। आज जो भी नए डिवाइसेस बनते हैं, मतलब जब भी कभी फोन बनता है या फिर जब भी कोई नया लैपटॉप बनता है या फिर कोई भी नया डिवाइस बनता है, तो उनको ना एक रेंज में वेरी करता है। मान लीजिए अभी कोई एक डिवाइस है और उस पे लिखा गया है 110 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट, कितना, 110 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट। इसका मतलब है इस वोल्टेज रेंज में या फिर इस पोटेंशियल डिफरेंस की रेंज में ये किसी भी वोल्टेज पे चल सकता है, यानी कि ये जो डिवाइस है ये इंडिया में भी चलेगा और ये यूएस में भी चलेगा। बात समझ में आई? अच्छा, ऑलराइट, अब चलो, अब थोड़ी आइडिया हमको आ गई है कि एसी सोर्सेस और डीसी सोर्सेस क्या होते हैं और इनको समझना या फिर इनको जानना क्यों जरूरी है।
चलो अब बात करते हैं कि चलो सोर्स कोई भी हो, सोर्स या तो एसी हो या डीसी हो, हमें अब ये समझना है कि कोई भी सोर्स एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है। अब जरा देखिए, चलो मान लो कि मेरे पास, और हमने देखा अभी कि अब आगे मतलब बहुत सारा डिस्कशन जो है, ठीक है, हम ये इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या पढ़ेंगे, सोर्स। हमें नहीं पता है कि वो सोर्स एसी है या डीसी है। हाँ, और अगर डीसी है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और अगर सोर्स एसी भी है तो हम उसको सिंपली या फिर सेफली क्या कर देंगे, डीसी से रिप्लेस कर देंगे 220 वोल्ट के, कोई बात नहीं है। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक बैटरी है, क्या है मेरे पास एक बैटरी। हम हमेशा बैटरी क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है चीजों को समझने का। चलो मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है V वोल्ट की, ओके, और ये V वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे 0 मान लूं वोल्टेज, तो यहाँ पे कितना मानना पड़ेगा, यहाँ पे V मानना पड़ेगा। और मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I, कितना करंट फ्लो हो रहा है I। देखिए मेरे पास एक बैटरी है V वोल्ट की, अगर यहाँ 0 तो यहाँ V, और मैंने मान लिया यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है I। मान लो किसी टाइम t में, किसी टाइम t में मतलब t टाइम के बीच में, ठीक है, t टाइम के बीच में यहाँ से q इतना चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ q। तो q चार्ज t टाइम में यहाँ से यहाँ आया, ओके, यहाँ पोटेंशियल कितना है इसका v, ओके। तो मैं बात करता हूँ एनर्जी की, क्या बात करता हूँ एनर्जी की। तो यहाँ पे जो एनर्जी थी वो थी q इंटू v, q इंटू v, यहाँ v तो 0 है, पोटेंशियल क्या है यहाँ पे 0, तो q इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ जो एनर्जी थी चार्ज की वो कितनी थी u इक्वल टू 0। अब यहाँ की बात करते हैं u फाइनल, ये u इनिशियल था, ये क्या था u इनिशियल, और ये क्या है u फाइनल। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी q इंटू v, है ना, तो q इंटू v मतलब ये q ये v, ऑलराइट, तो u फाइनल बन गया q इंटू v। अब देखिए तो यहाँ पे चार्ज के पास कोई एनर्जी नहीं थी, जैसे ही वो बैटरी से गुजरा बैटरी ने उस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड की, ओके, कितनी एनर्जी प्रोवाइड की q इंटू v, बात समझ में आई। हाँ, तो अब ये qv जो इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी उसके पास qv, ये एनर्जी कहां लेके जाएगा, ये एनर्जी लेके जाएगा जहां, वहां पे जहां तुमने क्या जोड़ा है, रेजिस्टेंस जोड़ा है R, समझ में आया। अब देखिए यहां एनर्जी 0 थी, बैटरी से गुजरा, यहां एनर्जी कितनी बन गई qv, और ये qv एनर्जी लेकर वो कहां से गुजरेगा, वो रेजिस्टेंस से गुजरेगा, सारी एनर्जी जो है वो उस R को दे देगा, और यहां पे फिर उसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी 0 हो जाएगी, समझ में आया। देखिए qv एनर्जी लेके गया था, सारी एनर्जी उसने इसको दे दी, फिर यहाँ पे क्या होगी एनर्जी 0, और ये एनर्जी 0 मतलब एनर्जी लूज किया गया जो चार्ज है वो फिर से बैटरी से पास होगा, और फिर से ऐसे वो एनर्जी गेन करके यहाँ पे देगा। इसका मतलब है हमने सब, और ये हमने बहुत बार देखा भी है कि चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज इस बैटरी से एनर्जी लेकर ट्रांसफर कर रहा है किसको, रेजिस्टेंस को। तो बैटरी हमारा एक एनर्जी का गोदाम है, और चार्ज क्या है, एक ट्रक की तरह क्या कर रहा है, वो एनर्जी का कैरियर है, बैटरी से लेकर कहां तक, रेजिस्टेंस तक। ये समझ में आया। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है बैटरी में, ओके। तो हमें क्या पढ़ना है, देखिए तो कितनी एनर्जी मिली चार्ज को, कितनी एनर्जी मिली, यहां 0 थी और यहां कितनी हो गई qv, ओके। तो यहां पे व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी इज व्हाट qv। अब देखिए E इज इक्वल टू क्या है, मतलब चेंज इन एनर्जी की बात करूं तो पूरी एनर्जी कितनी मिली, वो मिली q इंटू v। अब देखिए मुझे पता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब क्या है, पावर, क्या है पावर। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब है क्या, पावर, बराबर है, ओके। तो अब देखिए पावर P इज इक्वल टू E बाय T, ओके, E बाय T। अब E कितना है, E है qv, कितना है qv डिवाइड बाय ये टाइम T, P इज इक्वल टू, अब देखिए Q बाय T चार्ज पर यूनिट टाइम, ये तो करंट है, क्या है ये करंट मतलब I, तो ये हो जाएगा I, और ये क्या है V, तो P is equal to what, VI। यानी कि पावर का एक फॉर्मूला मुझे पहले मिला, मतलब अभी मिला, कौन सा, P equal to VI, where V is what, potential difference at the terminal PD of the battery, और I is the current flowing through the battery, okay, या फिर through the circuit। हाँ, एक सिंपल एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, मान लीजिए मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, कितनी 10 वोल्ट की बैटरी है, और उसमें से 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। तो V है 10, I है 5, तो पावर कितनी आएगी 50, पावर कितनी आएगी 50। देखिए P इज इक्वल टू 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, आएगा 50 वैट। अब 50 वैट का क्या मतलब है, 50 वैट मतलब, और वैट मतलब जूल पर सेकंड, क्या है जूल पर सेकंड, 50 जूल पर सेकंड। इसका मतलब है ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी कितनी पावर दे रही है, या फिर कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, ये बैटरी पावर दे रही है 50 जूल पर सेकंड, ओके। किसको दे रही है, इस रेजिस्टेंस को। मतलब जो बैटरी जो पावर बैटरी ने दी वो किसने ली या फिर किसने कंज्यूम की, ये उस आर ने कंज्यूम की, ऑलराइट। तो मैं यहां भी ये बोल सकता हूं कि यहाँ की जो बैटरी है ना, ये खर्च कर रही है एनर्जी किस रेट से, 50 जूल्स पर सेकंड। किसको दे रही है, इस रेजिस्टेंस को दे रही है, समझ में आया, ओके। हाँ, तो मुझे पहला फॉर्मूला जो मिला पावर का वो है V इंटू आई, क्या है V इंटू आई। अब इसी फॉर्मूले को हम जरा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं, चलो
अब ये तो तुमको पहले से बहुत बार मैंने बोल दिया है कि कैसे काम करता है अर्न एंड ऑल दैट। ओके, अब देखिए यहाँ यहाँ ऐसे जरा देखिए कि या फिर एक काम करता हूँ, मैं इसको निकाल ही देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको याद होगा तो हमने एक बार ये भी पढ़ा था कि बैटरी कभी सोर्स का भी काम कर सकती है और कभी लोड का भी काम कर सकती है। अब इस केस में वो क्या थी, वो सोर्स ऑफ एनर्जी थी, इसलिए हम उसे कहेंगे सोर्स। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए ये एक बैटरी है, क्या है, एक बैटरी है, और इस बैटरी में जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो ऐसे फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव से बाहर। ऑलराइट, और ऐसे केस में मुझे पता है V इज इक्वल टू होता है E माइनस आया, बराबर है। और इसको हम क्या कहते हैं, सोर्स। यहाँ भी क्या काम कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये सोर्स का काम कर रहा है। और यहाँ पे पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू व्हाट, VI। ऑलराइट, चलो एक बार और रिवाइज करते हैं कि जब बैटरी, ठीक है, जब बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे सोर्स कहते हैं। तब का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V क्या होता है, V इक्वल टू E माइनस IR होता है। और तब पावर का फॉर्मूला वो कितना होता है, P इक्वल टू VI। ऑलराइट, अब देखिए हो सकता है जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो करंट ऐसे फ्लो होता है, करंट ऐसे बैटरी में फ्लो होता है ना, इनटू द बैटरी। ऑलराइट, ये ऐसे तो तब हम उसे कहते हैं लोड। क्या कहते हैं उसको, लोड। और तब का जो फॉर्मूला है V का, वो है V इज इक्वल टू E प्लस IR। मतलब इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा होता है। और तब का पावर का फॉर्मूला होगा माइनस VI। क्या होगा, माइनस VI। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस केस में जो बैटरी है वो क्या बन गई है, वो लोड बन गई है, फिर वो एनर्जी ले रही है। जब सोर्स था तो P इक्वल टू VI, जब लोड बन गया तो P इक्वल टू व्हाट, माइनस VI। ऑलराइट, और ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। जब करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा था तो उसे मान लिया पॉजिटिव करंट, तो I। जब यहां से यहां फ्लो हो रहा है तो उसे मान लिया नेगेटिव करंट, तो क्या हो जाएगा, माइनस I। यानी कि इट्स वेरी ऑब्वियस टू राइट दिस डाउन। ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं पावर के डिफरेंट फॉर्मूले। क्या मतलब, अलग अलग तरीके से पावर कैसे निकाल सकते हैं। ओके, चलो देखो, मान लो मेरे पास ये एक सिंपल सा सर्किट है, ठीक है, ये ऐसे बैटरी है V वोल्ट की, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस R है, यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है। और हमने देखा था कि जब चार्ज ऐसे ऐसे पॉजिटिव से गुजरता है तो यहाँ कितनी एनर्जी होती है, QV, और यहाँ कितनी होती है, 0। तो यहाँ चार्ज के पास कितनी एनर्जी है, QV, और यहाँ कितनी हो जाएगी, 0। मतलब ये QV एनर्जी ये R को दे देगा, फिर यहाँ से एनर्जी लेगा, फिर देगा, एंड सो ऑन, और ऐसे साइकिल कंप्लीट होता रहेगा। अब देखिए मुझे पता है P इक्वल टू VI, क्या पता है मुझको, P इक्वल टू VI। हाँ, बट ये जो V है, ये V क्या है, ये V है पोटेंशियल डिफरेंस। कहां से कहां तक का, देखिए अगर ये वोल्टेज अगर इस बैटरी का V है और यहाँ V, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। बराबर, तो ये जो V है ना, ये V क्या है, इस R के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। बराबर है। और यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। तो क्या मैं इस V को लिख सकता हूं I इंटू R, बिल्कुल लिख सकता हूं, I इंटू R, इंटू ये क्या है, I, तो हो जाएगा I स्क्वायर R। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। और ये मुझे मिला दूसरा फॉर्मूला पावर का, कौन सा, ये वाला। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत बार काम भी आएगा। ऑलराइट, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पावर का, I स्क्वायर R, बहुत स्टैंडर्ड। ओके, तो दूसरी बात, P इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू व्हाट, V इंटू I। हाँ, बट क्या मैं इस I को V बाय R लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। तो V इंटू I मतलब क्या, V बाय R, यानी कि ये हो जाएगा V स्क्वायर, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R। ये भी एक फॉर्मूला है पावर का। ऑलराइट, वैसे देखा जाए तो तीन फॉर्मूले हमको मिले, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R, और P इक्वल टू व्हाट, V स्क्वायर बाय R। इसमें से ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हम बहुत बार यूज भी करेंगे, वैसे ये भी बहुत बार काम आएगा। ऐसे हमको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। बात समझ में आई? ऑलराइट, अब देखिए ये तो हमने पढ़ा पावर को, अब थोड़ा सा एनर्जी को पढ़ते हैं टाइम के साथ। किसके साथ, टाइम के साथ। देखिए लेट्स स्टडी एनर्जी विद टाइम। देखिए मुझे पता है P इज इक्वल टू व्हाट, I स्क्वायर R। बराबर, P इक्वल टू व्हाट क्या है, I स्क्वायर R। नाउ सी, P मतलब क्या है, पावर। ओके, क्या है ये, पावर। वैसे पावर का जो असली फील है वो क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं P को लिखता हूं DE बाय dt। क्या लिखा, P को DE बाय dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, या फिर एनर्जी डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, ये I स्क्वायर R। अब देखिए तो ये DE इज इक्वल टू व्हाट, I स्क्वायर R, ये dt वहां चला गया, I स्क्वायर R dt। अब ये इसको समझना कैसे है, मान लीजिए
कि dt टाइम में बैटरी ने एनर्जी खर्च करी कितनी, कितनी खर्च करी, ये समझने वाला फील है, ठीक है। वैसे इसको मैं एक आसान तरीके से भी लिख सकता था, बट ये समझने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा उल्टा वे मैंने यूज किया है। वैसे ये बहुत जरूरी है। इसका एक बहुत सिंपल वे भी है, मैं तुमको दिखाऊंगा, बट अभी जरा इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। कि dt टाइम में कितने बहुत छोटे से टाइम इंटरवल dt में बैटरी ने एनर्जी खर्च करी कितनी, d। ऑलराइट, अब ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। तो हम क्या करेंगे, ये सारे स्मॉल 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 जो dt टाइम इंटरवल्स है, इनको क्या करेंगे, हम इनको इंटीग्रेट करेंगे, ताकि हम ये जान पाए कि बैटरी ने पूरे टाइम इंटरवल में कितनी एनर्जी खर्च करी या फिर कितनी एनर्जी स्पेंड की। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके। तो पूरा एनर्जी निकालने के लिए, पूरी एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ d इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i स्क्वायर r dt। ऑलराइट, देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e, और हमने देखा है कि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है। तो i तो कांस्टेंट था, क्या है, i स्क्वायर r, ये क्या है, कांस्टेंट। और dt का इंटीग्रेशन, किसका, dt का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर t के बीच में, कहां से कहां, 0 से लेकर t तक। तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा t माइनस 0। ऑलराइट, तो e का फॉर्मूला आएगा i स्क्वायर r t, और ये फॉर्मूला है एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर एनर्जी डिलीवर्ड बाय द बैटरी, ओके। बैटरी ने इतनी एनर्जी दी, और ये एनर्जी किसने खाई, ये खाई रेजिस्टेंस ने। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम दोनों बार भी यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इसका भी हो सकता है कि बैटरी ने कितनी एनर्जी स्पेंड करी है, कितनी कितनी एनर्जी डिलीवर करी, कितनी करी, i स्क्वायर r t। या फिर यही फॉर्मूला किसका हो सकता है, यही फॉर्मूला हो सकता है रेजिस्टेंस ने जितनी एनर्जी कंज्यूम करी, उसका भी फॉर्मूला हो सकता है। बात समझ में आई, वेरी गुड। हाँ, अब चलो मान लो कि तुमको अगर मतलब एक दो सिंपल एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, क्या है मेरे पास, एक रेजिस्टेंस है ऐसे 2 ओम का, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है 3 एंपियर, कितना, 3 एंपियर। और मुझे पूछा गया है फाइंड एनर्जी डिलीवर्ड, फाइंड एनर्जी डिलीवर्ड, फाइंड एनर्जी डिलीवर्ड इन 2 सेकंड्स, कितना, इन 2 सेकंड्स। तो कैसे करना है, E इज इक्वल टू व्हाट, I स्क्वायर R T। हाँ, तो I कितना है, I T, 3 का स्क्वायर 9, R है 2, टाइम कितना बोला है 2, तो 9 4 का व्हाट 36 जूल्स, कितना एनर्जी सप्लाई हुआ, E इक्वल टू व्हाट 36 जूल। समझ में आया। दूसरी बात यह है कि हो सकता है, क्या हो सकता है कि करंट उस ब्रांच में कांस्टेंट ना हो, और वो वेरिंग विद टाइम हो, या फिर ऐसे टाइम का फंक्शन हो। कैसे करना है वो वाला प्रॉब्लम देखिए। चलो मान लीजिए कि मेरे पास जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो I इज इक्वल टू व्हाट 2t। अब देखो t कांस्टेंट है क्या, नहीं, अगर t चेंज होगा तो I भी चेंज होगा। इसका मतलब है इस वायर में करंट कांस्टेंट नहीं है। और हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया है फाइंड एनर्जी डिलीवर्ड बाय द बैटरी या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस इन 2 सेकंड्स। मुझे फिर से वही सवाल पूछा है, फाइंड एनर्जी डिलीवर्ड इन 2 सेकंड्स, ठीक है, इन 2 सेकंड्स। देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, मुझे पता है कि DE is the small energy, DE is the small energy delivered in time dt, delivered in time dt। तो फॉर्मूला बना I square R dt। ऑलराइट, क्या फॉर्मूला, DE is the, पहले तो समझो ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है, तो मैं वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, कौन सा, I square R t वाला नहीं कर सकता। तो कौन सा करना है, ये वाला लॉजिक यूज करना है। DE is the small एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर डिलीवर्ड जो भी है इन टाइम dt। ऑलराइट, अब देखिए, तो DE इज इक्वल टू I कितना है 2t, तो 2t का स्क्वायर r इनटू व्हाट dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ DE इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन इस पूरे चीज का इंटीग्रेशन, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये r, फिर ये t स्क्वायर dt। समझ रहे हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ DE हो जाएगा E, और हमें कहां से कहां तक निकालना है, हमको निकालना है 2 सेकंड्स तक। तो लिमिट आएगा 0 से लेकर 2। ऑलराइट, हाँ, तो 4r क्या है, कांस्टेंट है, तो 4r जो है मैंने बाहर निकाल दिया, 4r बाहर निकाल दिया। अब बोलिए t स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा t क्यूब बाय 3, कितना आएगा, t क्यूब बाय 3। और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक इसका लिमिट है। ऑलराइट, अब देखिए, चलो C, तो E इज इक्वल टू 4, R कितना है 2 ओम। ऑलराइट, अब लिमिट देखो, पहले 2 रख दिया तो हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 3, 8 डिवाइड बाय 3, 0 रख के कोई फायदा नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 डिवाइड बाय 3 जूल्स। तो 2 सेकंड में उस बैटरी ने इतनी एनर्जी खर्च कर दी। ऑलराइट, तो तुम ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे जो सिंपल वाले प्रॉब्लम्स है आप कर सकते हो। बात समझ में आई। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। किस टॉपिक पे बात करेंगे अपन,
सी। तुमने अपने घर का बिजली का बिल अगर देखा होगा, तो क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है, वो किस चीज का बिल होता है? मतलब हमको पता है कि वो बिजली का बिल होता है, बट हम जब बिजली का बिल पे करते हैं तो हम एग्जैक्टली हम किस चीज का बिल पे करते हैं? हम एनर्जी का बिल पे कर रहे हैं, या पावर का बिल पे कर रहे हैं, या करंट का, या वोल्टेज का? मेरा सवाल क्या है, हमारे घरों में हमारे घरों में बिल बिल किस चीज का आता है? हमारे घरों में बिल किस चीज का आता है? ठीक है, हमारे घरों में बिल किस चीज का आता है? ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी करंट, ठीक है, और ऑप्शन डी है वोल्टेज। ऑप्शन डी क्या है? वोल्टेज। ऑलराइट, ये मेरा सवाल है कि हमारे घरों में जो भी बिल आता है वो किस चीज का आता है? वो एनर्जी का आता है, या पावर का आता है, या करंट का आता है, या वोल्टेज का आता है? बराबर ना? हाँ, तो ये हमको देखना है। अब जरा सोचिए, अगर आपने कभी गौर से अपने घर का बिजली का बिल अगर देखा ना, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लिखा गया होता है कि तुमने इतने यूनिट एनर्जी खर्च करी। हो सकता है 120 यूनिट, हो सकता है 110, या फिर हो सकता है कुछ 180 यूनिट वगैरह कुछ भी हो सकता है। ओके, हाँ, चलो मान लेते हैं कि आपने आपके बिल पर ये लिखा गया है 180 यूनिट आपने इतनी एनर्जी खर्च करी। अब कैसे और जो फाइनल जो बिल रहता है वो कैसे बनता है? तो आपने कितने यूनिट्स एनर्जी खर्च करी, ओके, इनटू द रेट फॉर द वन यूनिट, मतलब एक यूनिट का कितना रेट है। ओके, तो यहां पे क्या है? रेट। ओके, रेट, और ऐसे बनता है बिल अमाउंट। क्या बनता है? ऐसे बिल अमाउंट। ऑलराइट, तो इतने यूनिट आपने खर्च किए, एक यूनिट का इतना रेट है, और इसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बिल अमाउंट। अब जरा इस बात को समझते हैं, ये जो है ना यूनिट, इसको तो हम बाद में समझेंगे, बट पहले जरा इस बात को समझते हैं, रेट को। ओके, हमारे इंडिया में जो बिजली सरकार प्रोवाइड करती है जनता को, उसके मेनली 3 हिस्से हैं। कौन से? पहला तो है डोमेस्टिक, या फिर हम बोल सकते हैं रेजिडेंशियल। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब जो घरों में हम बिजली यूज करते हैं वो क्या होती है? वो होती है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी। फिर दूसरा होता है कमर्शियल, डोमेस्टिक हुआ, फिर क्या होता है? कमर्शियल, और फिर होता है एग्रीकल्चरल, यानी कि खेती बाड़ी के लिए जो हम सरकार बिजली प्रोवाइड करती है वो है एग्रीकल्चरल। और ये जो रेट है ना बिजली का एक यूनिट का, ये अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग होता है। चलो मान लेते हैं कि हम अगर बात करें डोमेस्टिक, या फिर जो निवासी जो हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो रेट है सरकार का वो होता है कुछ 2.5 रुपए, 3 रुपए, या फिर कहीं 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 4 रुपए तक भी हो सकता है। हाँ, बट ये सबसे सस्ता इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, अब कुछ कंट्रीज ऐसे भी होंगे जहां पे कोई फर्क नहीं करते, सारी जो बिजली है वो एक ही दर में मिलती होंगी। बट हम अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो दर है, उसका जो रेट है वो सबसे कम है। फिर आता है कमर्शियल, तो कमर्शियल जो ये है इलेक्ट्रिसिटी, वो कभी मतलब किसी सेक्टर्स के लिए या फिर किसी बिजनेसेस के लिए 7-8 रुपए से लेकर 13-14 रुपए तक भी हो सकती है। और फिर आता है एग्रीकल्चर, ये सबसे सस्ती वाली बिजली होती है। हाँ, मतलब और ये कमर्शियल का जो भी ये है बिजली है वो सबसे सस्ती वाली होती है, और सॉरी नहीं, एग्रीकल्चर वाली वो सबसे सस्ती होती है। फिर इस पे सब्सिडी भी मिलती है। ये जो बिजली है कौन सी? एग्रीकल्चर वाली, इस पे सब्सिडी भी मिलती है। अब कहीं पे मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती, चलो ये बात तो अलग है। बट हमें समझना क्या है कि जो रेट है ना, ये किसी एक यूनिट का रेट ये अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग होता है, डोमेस्टिक, कमर्शियल, या फिर एग्रीकल्चर। सबसे सस्ता किसका होता है? एग्रीकल्चर का। ऑलराइट, तो हमें ये तो समझ आया कि रेट क्या चीज है। अब हमें समझना है कि ये जो 180 यूनिट हमने बिजली खर्च करी है, इसमें व्हाट डू यू रियली मीन बाय वन यूनिट? तो ये जो एक यूनिट है ये असलियत में होता क्या है, या फिर कितना, मतलब कितनी एनर्जी खर्च करने पर हम कह सकते हैं कि हमने एक यूनिट एनर्जी खर्च करी है। ओके, तो अब जरा हम टेक्निकली सोचने लग जाएंगे। देखिए, जो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर। ये इसको लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है क्या? 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? 1 किलोवाट। ये क्या है? किलोवाट, और ये क्या है? आवर। एच जो है किसके लिए? वो आर के लिए। तो 1 किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी का मतलब है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो हमारे किसी भी मतलब किसी भी स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए इतनी एनर्जी मतलब 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा इसको और डीप में समझते हैं। देखो,
1 किलोवाट ये क्या है 1 किलोवाट इनटू क्या है आर मतलब 1 घंटा। ओके, तो किसी 1 किलोवाट पावर की चीज को मतलब किसी 1 किलोवाट पावर की डिवाइस को, फिर कुछ भी हो सकता है, वो कोई एसी हो सकता है, कोई गीजर हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस या फिर जो लाइट हो सकता है। ओके, हाँ, तो इस कोई 1 किलोवाट पावर का डिवाइस अगर हम 1 घंटे तक चलाएं, कितने घंटे तक 1 घंटे तक चलाएं, तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। एक बार फिर से बोलता हूं, 1000 हाँ, एक किलोवाट वाली चीज या फिर 1 किलोवाट वाला डिवाइस या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम 1 घंटे तक कंटिन्यूअसली चलाएं तो वो डिवाइस जितनी एनर्जी खर्च करेगा या फिर खाएगा उसे हम क्या कहेंगे 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। अब जरा देखिए 1 किलोवाट इसका मतलब है, चलो व्हाट इज 1 वैट, व्हाट इज 1 वैट, 1 वैट क्या होता है, वो होता है 1 जूल पर सेकंड। क्या होता है 1 जूल पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में 1 जूल इतनी एनर्जी खर्च कर रहा है। ओके, सो व्हाट डू यू रियली मीन बाय 1 मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वैट, कितना 1000 वैट। जरा देखो जरा 1000 कितना 1000 वैट आवर। अब कर दिया मैंने किलोवाट को वैट में। अब देखिए 1000 वैट पर आवर यानी कि एक, तो ये 1000 वैट क्या है, व्हाट इज 1000 वैट, तो 1000 जूल क्या है 1000 जूल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में अगर कोई चीज या फिर अगर कोई डिवाइस या फिर अगर कोई वस्तु अगर 1000 जूल इतनी एनर्जी खर्च कर रहा है एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में, तो हम कह सकते हैं कि वो 1 किलोवाट की पावर दे रहा है। कितनी पावर दे रहा है 1 किलोवाट की। तो देखिए फिर, हाँ, तो हमारे पास कोई एक चीज है जो 1000 वैट की है, कितनी 1000 वैट की है, और उसको हमने कितने घंटे चलाया 1 घंटे चलाया, तो हमें काउंट करना है उसने कितनी एनर्जी खर्च करी। अब देखिए तो 1000 जूल्स खर्च कर रही है एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में, तो अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ सेकंड्स, तो इतने जूल्स एक सेकंड में, तो लेट्स काउंट ऑल द सेकंड्स। ओके, लेट्स काउंट ऑल द सेकंड्स, तो ये आर है यानी कि 1 आवर मतलब 60 मिनट्स इनटू व्हाट 60 सेकंड्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 6 3 36, ये 1 2 3 4 5 इनटू 10 टू द पावर 5, ये 1 यूनिट है, क्या है ये 1 यूनिट। देखिए इतने जूल एक सेकंड में इनटू इतने नंबर ऑफ सेकंड्स, तो ये जो आंसर आएगा ये क्या होगा जूल्स। अब देखिए इतनी एनर्जी जब तुम सरकार से लेते हो, इतनी 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स, जब इतनी एनर्जी हम सरकार से लेते हैं घर में या फिर कहीं पे भी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। उसे क्या कहते हैं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, और उसकी कितनी वैल्यू है 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। जब इतनी एनर्जी हम सरकार से लेते हैं तो उसे सरकार कहती है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। समझ में आया? अच्छा, तो ये सवाल तो मतलब अधूरे बाकी था हमारा कि जब भी हम बिजली का बिल भरते हैं तो हम जो बिल भरते हैं ना वो भरते हैं एनर्जी का। किसका भरते हैं एनर्जी का। तो इस सवाल का आंसर होना चाहिए एनर्जी। पावर, ये पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एनर्जी ना, मतलब हम किस रेट से एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं, ये तो एक रेट है। तो हम जो बिल भरते हैं पावर का नहीं भरते, करंट का भी नहीं भरते, इसका भी नहीं भरते। हम जो बिल भरते हैं किसका भरते हैं, वो भरते हैं एनर्जी का, क्योंकि हम खर्च क्या कर रहे हैं एनर्जी खर्च कर रहे हैं। ऑलराइट, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, हमें ये तो समझ में आया कि हम जो बिल भरते हैं वो किस चीज का होता है। ओके, अब देखिए, हाँ, और ये जो 1 यूनिट है ना, अब जो मैंने निकाला था वो कितना है 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। हाँ, इस 1 यूनिट का जो रेट है वो अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, डोमेस्टिक, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल के इन तीनों सेक्टर्स में इसकी जो रेट्स है वो अलग अलग हो सकते हैं, और अलग अलग स्टेट्स में इसके रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, चलो आज हम यहीं पे रुक जाएंगे। कल से मतलब कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन स्टडी पावर फॉर सम डिवाइसेस, जैसे कि बल्ब है, और हम कैसे मतलब पावर को डिवाइसेस के थ्रू पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो हम कल कुछ बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे पावर के, जो बल्ब या फिर किसी डिवाइस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रुक जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।